गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्ययन की इस श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अगला हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, कब की और सर्वप्रथम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हमारा सिलेबस का टॉपिक है। इससे पूर्व हम जानते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और अधिकार किया। उसके बाद में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। तो आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक यानी जो मोहम्मद गोरी था वह तुर्क था, जाति का था। भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद गौर का शासक बना। उसमें तत्कालीन परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता एवं शक्ति का अभाव था, जिसके कारण गोरी का जो विशाल साम्राज्य था, प्रदेश था, वो विघटित होने लग गया। प्रांतीय सूबेदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। किरमान का सूबेदार यल्दोज अपने आप को गौर साम्राज्य का उत्तराधिकारी समझने लगा। उसने गजनी को भी अपने अधिकार में ले लिया। उच्च और मुल्तान के सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा ने भी अपने क्षेत्र में एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया। बिहार और बंगाल में खलजी सरदारों ने अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। वो अपने बिहार और बंगाल में अपनी जो स्वतंत्र प्रभुसत्ता है उसकी स्थापना में लगे हुए थे। उत्तरी भारत के शेष क्षेत्रों यानी बचे हुए क्षेत्रों तथा दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार था। वह अत्यंत योग्य एवं प्रतिभाशाली तथा गोरी ने उसे भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसने अपने अधीन क्षेत्रों को एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य में परिवर्तित करने का उसने प्रयास किया था। तो भारत में गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत काल में उस दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि ये गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है वो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के बीच है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में था। दिल्ली के जो मुस्लिम सरदार थे उन्होंने उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया और उसके बाद में लाहौर के जो मुस्लिम सरदार थे उसने भी उसे सत्ता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। उसके पश्चात उसने लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। परंतु विशेष बात है को उसने सुल्तान का पद धारण नहीं किया, यानी सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की। केवल मलिक, ये मालिक कई बार बुक्स में प्रिंटिंग से मालिक आता है, लेकिन मलिक और सिपह सालार की उपाधियां उसने धारण की थी। उसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका कारण ये था कि उसे अभी तक दासता के बंधन से मुक्ति नहीं मिल पाई थी। लेकिन जो भी रहा हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसने अपने को सिर्फ मलिक और सिपह सालार की उपाधियाँ धारण की थी। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक और सिपह सालार की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान ने धारण की, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ऐबक भारत में एक स्वतंत्र तुर्की सल्तनत की स्थापना करना चाहता था, परंतु इसके लिए वह गौर वंश के शासकों से भी लड़ाई नहीं करना चाहता था। अतः उसने गौर वंश के शासक गयासुद्दीन महमूद यानी जो मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी उसका भतीजा था, उसका नाम था गयासुद्दीन महमूद, उसके समक्ष ये प्रस्ताव भेजा कि यदि वह उसे भारत के स्वतंत्र सुल्तान के रूप में मान्यता दे देगा तो ऐबक है वो विदेशी सत्ता यानी ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध उसे सैनिक सहायता देगा। इसलिए गयासुद्दीन महमूद के लिए ऐबक को अपनी अधीनता में बनाए रखना संभव भी नहीं था और उसे ख्वारिज्म
जहाँ के शासक से उसकी झगड़ा चलता रहता था। तो ख्वारिज्म के शासक के विरुद्ध सैनिक सहयोग की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार उसने 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। इम्पोर्टेंट बात है कि गयासुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से कब मुक्त किया गया था, तो 1208 ईस्वी में उसे मुक्त किया था। उसे भारत का स्वतंत्र सुल्तान स्वीकार करते हुए उसके लिए शाही छत्र भिजवाया। इस प्रकार से ऐबक की जो स्थिति थी वो मजबूत हो गई और एक तरह से वैधानिकता उसको प्राप्त हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली का शासक बन गया, परंतु फिर भी उसके सामने अनेक समस्याएं थी जिसका उसे सामना करना पड़ा था। किंतु उसने उदार व्यवहार, धैर्य और साहस के साथ इन कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की और तुर्क अमीरों का उसने सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने कुछ प्रभावशाली तुर्की सरदारों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए और अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश, जो कि बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ है, उसके साथ विवाह किया। सिंध का सूबेदार उसका बहनोई था और उसने ऐबक के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। बिहार और बंगाल के खलजी सरदार आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे, अतः उनकी तरफ से उसे कोई विशेष खतरा नहीं था और ऐबक को सर्वाधिक परेशानी गजनी के सुल्तान यल्दोज से था। गौरी की मृत्यु के बाद यल्दोज ने कुबाचा पर आक्रमण करके मुल्तान को जीतने का प्रयास किया। चूँकि कुबाचा ऐबक का नेतृत्व स्वीकार कर चुका था, अतः ऐबक ने सेना सहित यल्दोज के विरुद्ध अभियान किया और उसे पराजित कर दिया। इस विजय से प्रोत्साहित होकर ऐबक ने आगे बढ़कर गजनी पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन यहाँ ऐबक ने गलती कर दी और भोगविलास में डूब गया और उसके सैनिकों ने गजनी के नागरिकों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए, जिसके कारण ऐबक का वहाँ पर विरोध हुआ था और वहाँ के जो गजनी के नागरिकों ने पुनः यल्दोज को आमंत्रित किया। इस प्रकार ऐसी परिस्थिति ये 40 दिन तक बाद ही ऐबक को वापस वहाँ से लौटना पड़ा, यानी गजनी पर अधिकार करने के पश्चात भी वो उसे अपने अधिकार में नहीं बनाए रख सका। यल्दोज का गजनी पर पुनः अधिकार हो गया, परंतु इसके बाद उसने ऐबक को परेशान नहीं किया। अब बंगाल और बिहार की समस्या है। वहाँ पर अली मर्दान खां खलजी नामक सरदार ने अपनी सत्ता हथिया ली थी, परंतु उसके विरोधी खलजी सरदारों ने मौका पाकर उसे बंदी बना लिया और मोहम्मद शेरा को सिंहासन पर बैठा दिया। अली मर्दान किसी भी प्रकार बंदी अवस्था से भाग निकला और उसने ऐबक से सहायता की याचना की, यानी ऐबक से उसने सहायता की मांग की तथा उसने ऐबक की अधीनता मानने का भी वचन दिया था। ऐबक की सहायता से बंगाल और बिहार की गद्दी पर अली मर्दान को पुनः सत्तारूढ़ किया और इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण प्रांत जो था बिहार और बंगाल का, वो ऐबक की अधीनता में आ गया था। ऐबक ने हिंदू सरदारों की बढ़ती हुई शक्ति को भी रोकने का प्रयास किया। उसने बदायूं के हिंदू सरदारों का दमन किया और अपने दामाद इल्तुतमिश को वहाँ सूबेदार नियुक्त किया और जिन हिंदू सरदारों या राजाओं ने उसे कर देना स्वीकार किया उन्हें वह अपनी भूमि का मालिक बने रहने दिया। इस प्रकार से ऐबक ने अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त की। फिर भी वह जो कालिंजर और ग्वालियर का अभियान भी उसने किया था, वह जीतने में असफल रहा था। इस प्रकार ऐबक का दिल्ली सल्तनत की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। दिल्ली का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। ऐबक को इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए या ऐबक का मूल्यांकन कीजिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन कीजिए। इसका भी अपने को ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्क सल्तनत की स्थापना करने वाला शासक माना जाता है। गौरी की विजय में तो उसने सहयोग दिया ही, उसके साथ साथ गौरी की अनुपस्थिति में जो विजित प्रदेश थे उनकी सुरक्षा और वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करना भी उसका महत्वपूर्ण कार्य था। हिंदू शासकों के विद्रोह का भी उसने दमन किया
और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में भारत के विभिन्न मुस्लिम प्रभुत्व वाले क्षेत्रों का एक राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत लाने तथा भारत के मुस्लिम राज्य को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर मध्य एशिया की राजनीति से उसे पृथक करके ऐबक ने बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम किया। इतिहासकार प्रोफेसर हबीबुल्ला ने भी उनके बारे में कहा है कि मुइजुद्दीन यानी गौरी की भारत की सफलताओं का मुख्य श्रेय ऐबक को ही है। इस प्रकार से ऐबक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सुल्तान बनने के बाद ये अधिक समय तक जीवित नहीं रहा, फिर भी उसने कला, साहित्य, भवन इनकी तरफ अपना ध्यान दिया। हालांकि लंबे समय तक वह नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी उसने विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। हसन निजामी और फखरुद्दीन जैसे विद्वान उसके आश्रय में थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर जो ग्रंथ लिखा है, कई बार क्वेश्चन आता है कि हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे, तो ये अपने को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। मुस्लिम स्थापत्य कला का प्रारंभ भी उसी के प्रयासों का परिणाम था। उसने दिल्ली में कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और ख्वाजा कुतुबुद्दीन की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। इस प्रकार ये इसके कला और साहित्य में योगदान है, इसका भी अपने को विशेष रूप से याद करना है। इस प्रकार उसका समय कुतुबुद्दीन ऐबक का अल्पकाल था, 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। अपने इस छोटे से शासनकाल में भी ऐबक ने अपनी योग्यता, कूटनीति, दूरदर्शिता से दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी थी। उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने भारत के मुस्लिम राज्य को गजनी की प्रभुसत्ता से पृथक करके स्वतंत्र राज्य का स्तर प्रदान किया। इस प्रकार से आरंभिक जो तुर्की सुल्तान थे उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ होम असाइनमेंट के लिए एक टॉपिक नोट कीजिए जिसका आंसर आपको करना है। भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक के योगदान की विवेचना कीजिए। एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अपना ये असाइनमेंट भी है। इस प्रकार ये आपको टॉपिक है वो इसकी PDF भी मैं भेज रहा हूँ, उसका भी अध्ययन करना है और वीडियो को भी लगातार सुनना है। इसके साथ साथ आप वीडियो को पूरा देखा करो ताकि पूरा कंसेप्ट है वो आपके समझ में आए, और इसे सब्सक्राइब और लाइक भी किया करो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।